हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हम थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी केस में हमारी थर्मल स्ट्रेस नहीं आई थी। हमने यहां भी बात की कि एक बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है, फ्री एक्सपेंशन के केस है, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी डिफॉर्म होना चाहती है, डिफॉर्म हो जाएगी, देयर इज नो रीजन फॉर एनी स्ट्रेस टू कम। ठीक है, सो लास्ट सेशन की बात से आगे जरा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है और इसको मैंने यहां से फिक्स करके रखा है और मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहूं और टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो डेफिनेटली यहां पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, क्योंकि ये बॉडी फ्री टू डिफॉर्म है, ये बॉडी डिफॉर्म करने के लिए आजाद है। ठीक है, तो जब तक आजाद है तब तक स्ट्रेस नहीं आने वाली। अगर इसकी आजादी छीनोगे तब कहीं जाकर के यहां पे स्ट्रेस आएगी। तो चलिए आज हम इसकी आजादी के साथ थोड़ा छीन लेते हैं। तो अगर मैं इसकी आजादी छीनना चाहूं, मतलब क्या है कि मैं इसको इस एंड पे भी सपोर्ट लगा दूं। ठीक है, अब मैंने इसके इस तरफ भी सपोर्ट दे दिया। ठीक है, और अब मैं जब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सवाल यह है आपसे कि जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या एक्स डायरेक्शन में ये डिफॉर्म जितना करना चाहता था उतना कर पाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, जब इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो ये बॉडी तो चाहती है कि एक्स डायरेक्शन में अपनी लेंथ को इंक्रीज करके एल प्लस डेल्टा कर ले, लेकिन ये जो सपोर्ट लगे हुए हैं ये इस बॉडी को एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्म नहीं होने देने वाले, एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्म नहीं होने देने वाले। तो जब इसको एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, स्ट्रेन नहीं मिलेगा या जितना मिलना चाहता था उतना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेस आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन जो होना चाह रही थी, जो डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज होना चाह रहा था, हमने उसे रिस्ट्रिक्ट किया है, हमने उसे रोका है, हमें उसे होने नहीं दिया। अब ये बताइए, अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी क्या या डिफॉर्मेशन होगा क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, क्या दिक्कत है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वाई डायरेक्शन में। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वाई डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा क्या? एक्स डायरेक्शन में तो स्ट्रेस आ गया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमने स्ट्रेन को रोक दिया, तो एक्स डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेस आ जाएगी। अब वाई डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेस आएगी क्या? तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आने का कोई रीजन हमारे पास नहीं है। क्यों कोई रीजन वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आने का हमारे पास नहीं है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में ना ही कोई लोड है, ना ही डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो किसी डायरेक्शन में ना ही लोड हो, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन हो, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्ट्रेस आने की कोई वजह नहीं होती। तो इस केस में क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में थर्मल एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगी, और वाई डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं आएगी। ये फंडामेंटल हमने प्रीवियस सेशंस में इस बात को सीखा हुआ है। आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिग्मा एक्स क्यों आया? ये सिग्मा एक्स क्यों आया? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया कि नहीं किया? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस वजह से ये एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्म करना चाहा, और जब इस डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्शन मिला तब ये स्ट्रेस आई। यानी रूट कॉज क्या है? टेम्परेचर का चेंज होना। इसी वजह से हम इसका नाम क्या रख देते हैं? हम इसका नाम रख देते हैं थर्मल स्ट्रेस। हम इसका नाम क्या रख देते हैं बेटा? हम इसका नाम रख देते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो यहां पे हमारी थर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में आने वाली है। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये थर्मल स्ट्रेस निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको पहले ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है
इतना हम सीख चुके हैं कि आप इस थर्मल स्ट्रेस को अपने आप निकाल सकते हैं। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं, आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, अब बेटा हमने इससे पहले भी इस बात को किया है और सीखा है कि 100 में हमें तोड़ना है और जोड़ना है, हमें तोड़ना है और फिर जोड़ना है। तो अगर मैं तोड़ूं और जोड़ूं, तो अगर मैं आपसे कहूं एक्स डायरेक्शन की बात, सो एक्स डायरेक्शन में जो नेट डिफॉर्मेशन हो रहा है वो तो 0 है, ये तो हमको साफ दिख रहा है। और ये नेट डिफॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? अगर मैं नेट की बात कर रहा हूं तो यहां पे दो इफेक्ट क्या है, यहां पे दो इफेक्ट क्या है? तो एक तो ये डिफॉर्म होना चाह रहा है टेम्परेचर में चेंज की वजह से, ठीक है। लेकिन जब इसके टेम्परेचर में चेंज होता है, जब इसके टेम्परेचर में चेंज होता है तो भैया यहां पे क्या आती हैं, कुछ रिएक्शंस आते हैं, मतलब कुछ R बन जाएगा, कुछ रिएक्शन बन जाएगा। अब अगर आप इस R को भूल जाइए, केवल टेम्परेचर चेंज को देखिए, तो ये हो गया हमारा थर्मल डिफॉर्मेशन। प्लस इस टेम्परेचर चेंज को भूल जाइए और केवल R को देखिए, तो R एक कंप्रेसिव लोड की तरीके से आपको इस बॉडी के ऊपर लगते हुए नजर आ रहा है। तो अगर सिर्फ R लग रहा होता, टेम्परेचर में चेंज ना हो रहा होता, तो मान लेते हैं कि हमारा जो डिफॉर्मेशन होता वो डेल्टा मैकेनिकल होता। अगर ये R ना लग रहा होता, केवल टेम्परेचर का चेंज हो रहा होता, तो डिफॉर्मेशन डेल्टा थर्मल होता। अब जब दोनों है तो दोनों मिलकर के कितने हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। दोनों मिलकर के बेटा कितना हो जा रहा है? दोनों मिलकर के हो जा रहा है 0। ठीक है, दोनों मिलकर के हो जा रहा है 0। तो ये डेल्टा थर्मल क्या है? ये थर्मल डिफॉर्मेशन क्या है? तो ये थर्मल डिफॉर्मेशन, अगर ये R नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, तो ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में कितना डिफॉर्म कर जाती? अल्फा डेल्टा टी इनटू एल कर जाती। राइट। और ये एक्सपेंशन होता तो पॉजिटिव होता, ये एक्सपेंशन होता माय डियर तो पॉजिटिव होता। अब अगर इस टेम्परेचर के इफेक्ट को इग्नोर करते हुए केवल इस R को देखो और किसी बॉडी पे इस तरीके से R कंप्रेसिव लोड होता, तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन हो जाता वो हो जाता माइनस RL अपॉन A, माइनस RL अपॉन A। ठीक है, माइनस RL अपॉन A। तो यहां से हमें पता है कि R अपॉन A क्या होता है? ये होती है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, और इसी स्ट्रेस को हम यहां पे थर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो अगर हम इसे ऐसा लिख दें, अल्फा डेल्टा टी, LL तो कट गया, माइनस R बाई A यानी सिग्मा थर्मल अपॉन E। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां से अगर हम ऐसा लिख दें कि सिग्मा थर्मल इज अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, और यहां पे पीछे प्लस माइनस लगा देता हूं, प्लस अगर कॉन्ट्रैक्शन हो और माइनस अगर एक्सपेंशन होने यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात हो रही हो। ठीक है। तो यहां पे हमने क्या निकाल लिया बेटा? हमने थर्मल स्ट्रेस निकाल ली। तो कभी भी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर किसी ने आपसे पूछा कि बताओ थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो अगर अपना मन कह रहा है कि जब भी सर कोई हमसे थर्मल स्ट्रेस पूछेगा, हम एकदम हाथ उठाएंगे और बोलेंगे अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, तो अपने मन को कुचल दीजिए। ठीक है, अपने मन को दबा दीजिए, कुचल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना। ध्यान रखिएगा बेटा, थर्मल स्ट्रेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हमने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके इस केस में ये थर्मल स्ट्रेस निकाली है। किसी और केस में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके जो भी स्ट्रेस निकालेंगे उस कंडीशन में वो थर्मल स्ट्रेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस साइड से मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इधर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा सा गैप रखा, और इस बॉडी को टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी से इंक्रीज किया, और ये लेंथ है L, ये लेंथ है D। ठीक है, तो जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये डिफॉर्म करेगा। ठीक है,
डिफॉर्म करेगा और डिफॉर्म करते 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 एक समय ऐसा होगा जब ये जाकर के इस सपोर्ट पे, इस रिस्ट्रिक्शन पे टक्कर खाएगा, ठीक है। और जब इस रिस्ट्रिक्शन पे टक्कर खाएगा तो बेटा क्या होगा कि हमारे रिएक्शंस आएंगे, फिर से आर आएगा, हमारा रिएक्शन आएगा यानी फिर से आर आएगा। जब हमारा रिएक्शन आएगा यानी फिर से आर आएगा बेटा, तो क्या होगा, हमें कुछ मैकेनिकल इलोंगेशन डिफॉर्मेशन मिलेगा। और ये दोनों मिलकर के कितने के बराबर हो रहे हैं, पीछे तो 0 के बराबर हो रहा था, यहां पे कितने के बराबर हो रहा है, लैम्डा के बराबर हो रहा है। तो इसी बात को अपन पार्शियल रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो यहां पे हमारी जो बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिफॉर्म करने के लिए अलाउड नहीं है, इसका नेट डिफॉर्मेशन जो है वो लैम्डा के बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। यानी यहां पे थर्मल और मैकेनिकल दोनों के इफेक्ट मिलजुल करके लैम्डा डिफॉर्मेशन ही पैदा कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। अब हम आगे क्या करें, देखो वही कहानी है, तोड़ा और जोड़ा, थर्मल को अलग करो, मैकेनिकल को अलग करो, फाइनली मिला दो, ठीक है। सो अब थर्मल डिफॉर्मेशन हमारा कितना हो रहा है, ये हो रहा है अल्फा डेल्टा टी इनटू एल। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हमारा कितना हो रहा है, माइनस आर एल अपॉन ए इज इक्वल टू लेमडा। अब आपको पता है कि माइनस आर अपॉन ए क्या हो जाता है, सिग्मा थर्मल। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू लेमडा माइनस अल्फा, सॉरी उल्टा हो गया, तो मैंने इसको उधर भेज दिया ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे कि अल्फा डेल्टा टी इंटू एल माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा और अपॉन एल इंटू ई, अपॉन एल इंटू ई। इज दैट क्लियर बेटा, इज दैट क्लियर बेटा, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहां सिग्मा थर्मल, और हम इसके साथ ब्रैकेट में एक प्लस माइनस लगा सकते हैं, हम इसके साथ ब्रैकेट में एक प्लस माइनस लगा सकते हैं फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब तापमान बढ़ने और घटने की कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। तो अब बेटा गया ना बात, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई थर्मल स्ट्रेस पूछता है वो एकदम उछल करके अल्फा डेल्टा टी ई बता देता है। तो याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस केस में वैलिड है। केस बदल गया, फॉर्मूला बदल गया, मतलब फिर से वही बात कहूंगा कि कोई फॉर्मूला थर्मल स्ट्रेस का नहीं है। हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, सुपरपोजिशन का यूज करके, तोड़ने जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात एक गांठ मान लीजिए। अब मैं आपको यहां पे एक सवाल देना चाहता हूं, ठीक है। अब हमने थर्मल स्ट्रेस तो निकाली, चलिए इसका सवाल बना देते हैं। लास्ट सेशन में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा, अभी तक हमने कर लिए हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। चलिए 32nd क्वेश्चन करते हैं। तो आई वांट टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 32nd क्या है हमारा, ठीक है। और जो भी इसको कर पाएगा, आई होप कि उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट में, और उसको इस कॉन्सेप्ट का सार भी समझ में आ गया होगा। सो बेटा, अगर मैं यहां पे इधर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इधर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसका लेंथ L था, है ना, इसका डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन D थी, ठीक है। तो मुझे इसमें चाहिए क्या, मुझे इसमें डेल्टा D चाहिए, मुझे इसमें डेल्टा D चाहिए। और मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूं, सो अल्फा डेल्टा T इंटू D, ऑप्शन बी अल्फा डेल्टा T इंटू D 1 प्लस म्यू, अल्फा डेल्टा T इंटू D 1 माइनस म्यू, और अल्फा डेल्टा T D इंटू म्यू। एंड एक और ऑप्शन, सर अरे गेट में तो 4 ही ऑप्शन रहते हैं, अरे कोई नहीं 5 ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0। तो अब आपने इस 32nd क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करना है और मुझे
आंसर बताना है। ठीक है, अब बता तो आप नहीं पाएंगे, अपने आप को बताइए, आपके मन से आवाज मेरे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ईमानदारी से करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से करिएगा। सो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो को हमेशा की तरीके से पॉज करके। चलिए मैं एक बार बताता हूं, जितने लोगों ने ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही कर लिया है वो समझिएगा कि एकदम सही दिशा में चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो रहे हैं और पूरी बात समझ में आ रही है। जितने लोगों ने इसको ढंग से नहीं कर पाए या सही नहीं कर पाए उनको भी डिसहर्टन होने की जरूरत नहीं है, आपका प्रयास होना चाहिए। ठीक है, और अब जब मैं इसको बताऊंगा तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट और मजबूती के साथ पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा डी, तो हमने सबसे पहले तो ये बात है कि जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि भैया डेल्टा डी है, इसी वजह से सिग्मा वाई जीरो था। क्यों? हमने पीछे ये बात किया ना बेटा, हमने ये यहां पे पीछे बात किया है। कहां बात किया है जी? ये बात किया है कि एप्सिलॉन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है यानी चेंज इन डायमेंशन है, इसी वजह से वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है तो जीरो तो नहीं होगा, ये जीरो नहीं हो सकता, इसी वजह से सिग्मा वाई जीरो था। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, जब मैं ये क्वेश्चन क्लास में कराता हूं तो बहुत सारे लोग इसका आंसर डी बताते हैं, कई सारे लोग ए बताते हैं। वही कॉन्सेप्ट है बेटा, वही कहानी है कि बेटा हमें 100 में तोड़ना है देन जोड़ना है। हमें 100 में क्या करना है बेटा? पहले तोड़ना है और फिर जोड़ना है। तो अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में d में जो भी चेंजेस आ रहा है वो दो वजह से है। एक तो हमारे टेम्परेचर चेंज की वजह से है ना, डेल्टा डी ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट है ना, और दूसरी वजह क्या है सर? तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भैया कुछ रिएक्शन आएगा है ना। तो दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह क्या है? तो हम इसको क्या बोलते हैं? इस आर की वजह से एक मैकेनिकल टाइप का कंप्रेसिव लोड है, यानी इसकी वजह से जो डी में चेंज आएगा वो आएगा डेल्टा डी मैकेनिकल। डेल्टा डी मैकेनिकल तो अपन क्या बोल सकते हैं कि डी में जो नेट चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये तो हमें पता है, अल्फा डेल्टा टी इनटू एल। और ये डेल्टा डी मैकेनिकल सर कितना है? डेल्टा डी मैकेनिकल कितना है? तो चलो इसको निकालते हैं। अब ये बताइए डेल्टा डी मैकेनिकल मतलब क्या है, और बेटा समझ में आएगा। देखिए हमने ये सब पहले भी किया हुआ है, हमने ये सब बेटा पहले भी कर रखा है और आई होप कि आपको याद हो। तो मान लीजिए एक बॉडी है हमारी जिसके ऊपर बेटा हमारा लोड लग रहा है इधर से आर और इधर से भी आर। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब भूल जाइए कि हम टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेसेस में हैं। अगर मान लीजिए ओरिजिनल प्रॉब्लम यही होती कि किसी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव लोड लग रहे हैं, तो इस लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव लोड की वजह से डी में चेंज क्या होगा? तो आप कहते हैं सर ये तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाई डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन होती है और लेटरल स्ट्रेन होती है हमारी म्यू टाइम्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन के बराबर, और एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होती है? सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई, राइट बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो एप्सिलॉन वाई कितना हो गया बेटा? माइनस म्यू अपॉन ई। अब ये बताइए बेटा सिग्मा एक्स क्या है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी कंडीशन में एक्स डायरेक्शन का लोड निकाला है, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, और ये आर कैसा है? कंप्रेसिव है। तो कंप्रेसिव के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगी? कंप्रेसिव के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगी? माइनस। तो अपन यहां पे क्या लग दे? माइनस अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। ओके, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, यानी एप्सिलॉन वाई कितना निकल के आया? एप्सिलॉन वाई हमारा निकल करके आ गया, माइनस माइनस हो गए प्लस म्यू
अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, और प्लस ही होना था। अरे भाई किसी बॉडी पे अगर एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो वाई डायरेक्शन वाली डायमेंशन में क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन डिक्रीज हो रही है किसी मैकेनिकल लोड की वजह से तो पॉइजन बाबा जाग जाते हैं और लेटरल डायमेंशन की लेंथ को इंक्रीज करा देते हैं। और इसी बात को मैथमेटिकली आप देख रहे हैं कि यहां प्लस साइन आ रहा है, यहां हमारा प्लस साइन आ रहा है। अरे ये तो ई तो चला जाएगा ना, यहां पे हमारा प्लस साइन आ रहा है तो ये ई कट गए, ठीक है। तो हमारा प्लस साइन आ रहा है, एप्सिलॉन वाई क्या आ रहा है, म्यू अल्फा डेल्टा टी। तो ये एप्सिलॉन वाई होता क्या है, चेंज इन डायमीटर, और हम इसका नाम मैकेनिकल रखे हैं, डेल्टा डी मैकेनिकल अपॉन डी। अब कहीं बुरा मत जान जाना कि अरे सर डेल्टा डी सिविल लग देते, अरे ये मैकेनिकल सिविल की ब्रांच की बात नहीं हो रही। इन लोड को मैकेनिकल लोड्स कहते हैं, इस वजह से हम इसको मैकेनिकल बोल रहे हैं, है ना, दिल पे मत ले लेना। क्या है, म्यू अल्फा डेल्टा डी। सो यहां से डेल्टा डी मैकेनिकल हमारा कितना हो गया, म्यू अल्फा डेल्टा टी इंटू डी। और इसी बात को मैं यहां पे अगर रख दूं तो ये क्या हो गया, म्यू अल्फा डेल्टा टी इंटू डी, यानी अल्फा डेल्टा टी, और ये मैंने एल लिख दिया था, ये तो डी डायमेंशन है ना, तो अल्फा डेल्टा टी इंटू डी 1 प्लस म्यू। तो व्हाट इज द नेट चेंज इन दिस डी, इन दिस केस। सो डी में जो हमारा नेट चेंज निकल के आएगा वो क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी डी इंटू 1 प्लस म्यू, यानी हमारा बी ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं 90-95% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो आपने इस बात को महसूस किया होगा कि मैंने कोई नई चीज का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, पहले तोड़ा फिर जोड़ा, ठीक है। यहां पे दो चीजें आ रही हैं, टेम्परेचर अकेला हो तो आप पूरी तरह डील करना जानते हैं, ये आर लोड अकेला हो तो आप पूरी तरह डील करना चाहते हैं। तो पहले दोनों को तोड़ा है और फिर उसके बाद दोनों के इफेक्ट को जोड़ लिया है। और ये भी आप जानते हो अच्छे से कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड लग रहे होते हैं तो वाई डायरेक्शन की चेंज इन डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करके हमने इसको यूज किया है और फाइनली एक साथ हमने कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि जितने लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया था तो बहुत ही अच्छी बात थी, समझ लीजिए बहुत अच्छा है। और जो लोग इस क्वेश्चन को अपने आप से नहीं कर पाए, आई होप कि उन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा और आगे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डेफिनेटली कर लेंगे। तो चलिए कुछ गेट के क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए गेट पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके सिविल इंजीनियरिंग का। चलिए लेट्स डू इट, कोशिश करते हैं। अ मेटल बार आप पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। आप इसका ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखेंगे फिर मैच करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। अ मेटल बार अब मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं किया इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid supports। अच्छा जी, क्या है मामला, एक रिजिड बार है, ठीक है, उसे दो रिजिड सपोर्ट के बीच में अपन ने लगा दिया, ठीक है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने लगा दिया। एंड इस टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, और इसके टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। नाउ इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एंड यंग्स मॉडुलस इज गिवन टू बी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगापास्कल, तो हमें निकालनी है स्ट्रेस इन द बार। द स्ट्रेस इन द बार इज, हमारी बार में
क्या स्ट्रेस आने वाली है। तो क्या स्ट्रेस आएगी बेटा, डेफिनेटली कोई स्ट्रेस आएगी तो जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड केस है, रिस्ट्रिक्शन है तो जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई इस केस में अभी थोड़ी देर पहले हमने थर्मल स्ट्रेस डिराइव की थी, क्या थी, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। तो अल्फा क्या है, 12 इंटू 10⁻⁻⁶। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, 10 डिग्री से। ठीक है, यंग्स मॉडुलस हमारा क्या है, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। तो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, तो ये दोनों तो हो गए 10⁻⁻⁶, और ये सब खत्म हो गया, क्या बचा, 24 मेगापास्कल, क्योंकि हमने यंग्स मॉडुलस को मेगापास्कल ही में रखा हुआ है। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आइए, ओके, चलिए, लेट्स ट्राई दिस वन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर, पीछे वाला क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, 33। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, ओके। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूं, ये नीचे नहीं देखना आपने, ठीक है, नीचे नहीं देखना। ऑलराइट, चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, राइट, क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स ट्राई दिस वन, कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए, है ना, फिर से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे। A 200 mm लॉन्ग स्ट्रेस फ्री रॉड, ठीक है, मैं करने जा रहा हूं, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा हमेशा की तरीके से। A 200 mm long stress free rod at room temperature is held between two immovable rigid walls। बिल्कुल पीछे क्वेश्चन की तरीके का जुगाड़ दिख रहा है, बना लो भाई, है ना। सो क्या है जी, हमारे पास एक रॉड है और इसके बीच में दो सपोर्ट रिजिड इमूवेबल वॉल्स के बीच में लगा हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्मली रेज्ड बाई 250 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी है हमारा 250 डिग्री सेल्सियस। इफ द यंग्स मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो यंग्स मॉडुलस अपने को दिया हुआ है 200 GPa, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अपने को दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्यों आएगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलो, थर्मल स्ट्रेस बोलो, दोनों हमारे यहां पे एक ही बात है, दोनों हमारे यहां पे एक ही बात है। आई होप ये बात आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। सो इस केस में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया है और पीछे वाले क्वेश्चन को भी हमने अभी सेम फॉर्मूले से सॉल्व किया था। तो आई होप यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो आप में से किसी को भी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो सिग्मा थर्मल हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। तो यहाँ पे बेटा हमारा अल्फा क्या दिया हुआ है, हमको अल्फा दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁵, डेल्टा टी क्या दिया हुआ है 250 डिग्री, एंड हमें ई क्या दिया हुआ है 200 GPa, यानी 200 इंटू 200 इंटू 10⁻3। तो गलती अवॉइड करने के लिए कैलकुलेटर उठा लो। ऑल्दो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कई लोग आप में से बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, लेकिन अपन भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए कैलकुलेटर चलाएंगे। तो यहां पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा थर्मल कितना निकल के आ रहा है, सिग्मा थर्मल निकल करके आ रहा है 500 मेगापास्कल। सिग्मा थर्मल निकल करके आ रहा है 500 मेगापास्कल। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब हुआ 500 मेगापास्कल। और ये हमारा एक न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपको वैल्यू आपके गेट सेंटर पे आपको जो कंप्यूटर मिलेगा उसमें फिल करनी थी,
ऑलराइट, सो आज के सेशन में, इस सेशन में अपन यहीं पे कंक्लूड करेंगे। और इस सेशन में हमने थर्मल स्ट्रेस के कुछ केसेस देखे। तो क्या सर ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी इसमें हमें थोड़ा केस और देखनी है, थोड़ी बातें और करनी है। और अगले सेशन में जैसा हम हमेशा करते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आप इस सेशन को अच्छे से समझिए, ये उम्मीद के साथ इस सेशन को कंक्लूड करता हूं और आपसे फिर से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट सेशन। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।